वाज वन ऑफ द डेडलिएस्ट वॉर टिल नाउ फॉट ऑन अमेरिकन सॉइल, जो कि अभी तक का सबसे खतरनाक और दुर्दंशकारी युद्ध था जो अभी तक अमेरिकन सॉइल पे लड़ा गया है। देखिए, जब दुश्मन कोई बाहरी होता है तो अक्सर दो भाई आपस में हाथ मिला लिया करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उन दो भाइयों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। इन 13 कॉलोनीज के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब इनका दुश्मन ब्रिटेन था जो इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज कर रहा था, तब इन 13 कॉलोनीज ने आपस में हाथ मिला लिए। जबकि इनकी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस अलग अलग थी, फिर भी इन्होंने एक साथ मिलकर ब्रिटेन के साथ लड़ाई लड़ी, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सही शब्दों में कहा जाए तो, और अंततः जीत भी हासिल की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया के नक्शे पर अस्तित्व में आया। 1776 में इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए इन अमेरिकन 13 कॉलोनीज ने अपने आप को आजाद घोषित किया। उसके बाद इन्होंने अपना वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन स्टार्ट किया, क्योंकि ये 13 कॉलोनीज अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से पर स्थित थे, तो पश्चिम की ओर इन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया। और 1861 तक ये 13 कॉलोनीज, जो बाद में 13 राज्य बन चुके थे आजाद होने के बाद, 1861 तक 34 राज्य अस्तित्व में आ चुके थे, जो कि वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन का नतीजा थे। इन बिटवीन कुछ और बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे कि 1803 में अमेरिका ने लुइसियाना, जो कि एक वेस्ट वर्ल्ड लोकेशन थी इन 13 स्टेट्स के, उसे फ्रांस से खरीद लिया, क्योंकि फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और फ्लोरिडा को इन्होंने स्पेन से 1819 में खरीद लिया। लोकेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखा दिया था, अगेन देखिए, फिर से देखिए, दैट इज द लोकेशन ऑफ लुइसियाना टेरिटरी। जो राज्य नहीं बने थे उन्हें टेरिटरी का दर्जा दिया जाता था, तो इसे उन्होंने फ्रांस से खरीद लिया, एंड दैट इज फ्लोरिडा, जो अमेरिका ने स्पेन से खरीदा। और ये जो एक्सपेंशन थे, इन्होंने कई सारे सवालों को भी उसी समय जन्म दे दिया। सिविल वॉर अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स में 1861 में शुरू होता है, जो कि दशकों की टेंशंस का, तनाव का नतीजा था। नदर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज थे वो थे स्लेवरी, राज्यों को क्या अधिकार हैं क्या नहीं है, और पश्चिम की ओर बढ़ाव, वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन, ये कई सारे मुद्दे थे। वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन पे जो क्रिटिकल इशू था वो ये था कि स्लेवरी जिन नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है वहां होगी अथवा नहीं होगी। अंतिम रूप में जब अब्राहम लिंकन इलेक्शन में जीतते हुए प्रेसिडेंट बनकर आए तो ये साफ था कि ये स्लेवरी को अबॉलिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसीलिए इस घटना से बचने के लिए जो 7 सदर्न स्टेट्स थे, दक्षिणी राज्य थे, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग होने की घोषणा कर दी, और बहुत ही जल्द 4 अन्य राज्यों ने भी उनके साथ हाथ मिला लिया। तो ये 11 राज्य कौन से थे जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बाहर निकलने की घोषणा की? पहले 7 राज्य जो निकले, या पहला राज्य जो निकला, दैट वाज साउथ कैरोलिना। यू कैन सी द लोकेशन, दैट इज साउथ कैरोलिना इन ब्लू कलर। उसके बाद मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और टेक्सास। ये 7 राज्य सबसे पहले, इवन अब्राहम लिंकन के ऑफिस एज्यूम करने के पहले ही, फेडरेशन से अलग हो गए। 7 राज्यों की लोकेशन इफ यू वांट टू सी यू कैन, दैट इज मिसिसिपी, इफ यू वांट टू से दैट इज मिसिसिपी। इसके अलावा ये है फ्लोरिडा, यहां पर है अलाबामा, ये है जॉर्जिया, दैट इज लुइसियाना, एंड दैट इज टेक्सास। उसके बाद 4 और राज्यों ने इन 7 राज्यों के साथ हाथ मिला लिया, वो थे वर्जीनिया, आर्कांसस, टेनेसी एंड नॉर्थ कैरोलिना। और इन 11 राज्यों ने मिलकर कन्फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण कर लिया। ये जो वॉर था ये 4 सालों तक चला, 1861 से लेकर 1865 तक। 1865 में इन कन्फेडरेटेड स्टेट्स ने, जो कि सदर्न स्टेट्स थे, उन्होंने नदर्न स्टेट्स के सामने सरेंडर किया और सिविल वॉर खत्म हो गया। इसे अभी तक का सबसे कॉस्टिएस्ट और डेडलिएस्ट वॉर माना जाता है जो अमेरिकन सॉइल पे लड़ा गया। 6,20,000 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई, लगभग 2.4 मिलियन सोल्जर्स ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स घायल हुए और सदर्न स्टेट्स पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। यहां पर सिविल वॉर खत्म हो गया, तो क्या चैप्टर भी खत्म हो गया? चैप्टर की तो अभी शुरुआत हुई है। यहां पर हमने एक ओवरव्यू लिया पूरे सिविल वॉर का। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, स्लेवरी एक बहुत बड़ा मुद्दा था अगर अमेरिकन सोसाइटी को देखा जाए तो, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स थे वो मेजरली एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट्स थे और खेती मुख्य रूप से टोबैको यानी कि तंबाकू और कपास की हुआ करती थी। इन खेतों में काम करने के लिए बड़ी भारी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता थी, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अफ्रीकन स्टेट से लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका लाया जाता था और उनसे इन खेतों में काम करवाया जाता था। तो आइए एक निगाह नदर्न और सदर्न स्टेट्स पर भी डाल लेते हैं। सदर्न स्टेट्स ऐसे स्टेट्स जो स्लेव स्टेट्स थे, जहां की इकोनॉमी स्लेव्स पे डिपेंड करती थी, जहां स्लेव्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। नदर्न स्टेट्स जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, जहां पर स्लेव्स को बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। स्लेव स्टेट्स यहां पर 1861 की सिचुएशन को पोर्ट्रे किया गया है। तो ऐसे स्टेट्स जो स्लेव स्टेट्स थे, जहां पर स्लेव्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, यहां पर उन्हें लाइट रेड कलर में दिखाया गया है। अगर मैं नाम लेना चाहूं तो ये स्टेट्स थे टेक्सास, आर्कांसस, मिसिसिपी, लुइसियाना, अलाबामा, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी, केंटुकी, मिजोरी, वर्जीनिया, मैरीलैंड, डेलवेयर। तो ये जो लोकेशंस हैं आप देख रहे हैं, ये ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर स्लेव्स को इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए, कुछ टेरिटरीज भी थी जहां पर स्लेव्स को इस्तेमाल किया जाता था, वो अभी राज्य नहीं बने थे। टेरिटरी उसे कहा जा रहा है जो राज्य बनने की प्रोसेस में है, स्टेट बनने की प्रोसेस में है, अभी स्टेट बने नहीं है। हम जानते हैं कि शुरुआती दौर में तो जो राज्य बसाए गए वो ईस्टर्न हिस्से पे थे, वेस्ट तो पूरा जंगल था, और जंगल में आप तुरंत राज्य तो नहीं बना देंगे, क्योंकि राज्य बनने की कुछ पूर्व शर्तें होती हैं। एक विधानसभा स्थापित करनी पड़ेगी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होनी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, अपना झंडा होना चाहिए, बहुत इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा, तब आप किसी जगह को राज्य का दर्जा दे सकते हैं। तो जब तक की लोकेशंस राज्य नहीं बन जाती थी तब तक इन्हें टेरिटरी कहा जाता था, जैसे कि न्यू मैक्सिको टेरिटरी।
ये भी स्लेव स्टेट था या स्लेव टेरिटरी थी जहां पर स्लेव्स का इस्तेमाल किया जाता था। दैट वाज इंडियन टेरिटरी, यहां पर भी ये स्लेव डोमिनेटेड टेरिटरी थी। कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जो कि स्लेव डोमिनेटेड नहीं थी, कुछ स्टेट्स ऐसे थे। अगर मैं ऐसे स्टेट्स का नाम लेना चाहूं जहां पर स्लेवरी को मेनली इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो ये स्टेट्स हैं मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन, आयोवा, इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, रोडे आइलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, मैन, इसके अलावा वर्मोंट और न्यूयॉर्क। ये ऐसे स्टेट्स थे जहां पर स्लेवरी का इस्तेमाल वाइड स्केल पे नहीं होता था या फिर नहीं होता था, क्योंकि ये स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइज थे। अब कुछ ऐसी टेरिटरीज भी थी जो स्लेव टेरिटरी नहीं थी, जैसे कि नेब्रास्का टेरिटरी, और यहाँ पर वाशिंगटन टेरिटरी है, तो ये कुछ टेरिटरीज भी हैं। बाकी यहाँ पे कुछ और भी स्टेट्स थे, जैसे कि कैलिफोर्निया एंड ओरेगन। तो ये जो ब्लू कलर में दिखाए जा रहे हैं स्लेव स्टेट नहीं है। तो आप नदर्न और सदर्न अमेरिका का क्लासिफिकेशन यहाँ समझ लीजिए। ये जो स्लेव स्टेट्स हैं यही एक्चुअली में सदर्न स्टेट्स का निर्माण कर रहे हैं, और ऐसे स्टेट्स जो स्लेव स्टेट्स नहीं है वो नदर्न स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसे सभी स्टेट्स जो स्लेव स्टेट्स हैं वो सदर्न स्टेट्स की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट्स लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हालांकि वो सिंपैथी रखेंगे सदर्न स्टेट्स की ओर, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक हमने ओवरव्यू लिया नदर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के बारे में, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पूरी कहानी को कि आखिर हुआ क्या। 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप 1850 के आसपास का जो समय है उसको इमेजिन कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स काफी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ अवेल कर रहा था, लेकिन ये ग्रोथ अलग अलग टेरिटरीज के लिए अलग अलग थी। जो ग्रोथ नदर्न टेरिटरीज में थी, नदर्न स्टेट्स में थी, वो सदर्न स्टेट्स या टेरिटरीज में नहीं थी। नॉर्थ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग थी, वेल एस्टैब्लिश थी। एग्रीकल्चर मोस्टली स्मॉल स्केल फार्म का ही हिस्सा था, जबकि साउथ की जो इकोनॉमी है वो एंटायरली लार्ज स्केल फार्मिंग पे बेस्ड थी। इसके लिए उन्हें लेबर की जरूरत थी, और लेबर के रूप में ब्लैक्स को अफ्रीका से स्लेव बनाकर अमेरिका ले आया जाता था, उन्हें कॉटन और टोबैको के फील्ड में काम करवाया जाता था। तो ये स्थिति बनी हुई थी, मतलब कि आप देख रहे हैं कि जो अफ्रीकन स्लेव्स थे वो बहुत ही की रोल प्ले कर रहे थे सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी में। लेकिन शुरुआत के दौर से ही एक सेंटिमेंट उभर के आ रहा था कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी का राइट दिया गया। अब जब आप इक्वलिटी का राइट दे रहे हैं तो फिर कुछ लोगों को दिया जाएगा, कुछ लोगों को नहीं दिया जाएगा, ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग बात होगी। तो काफी लंबे समय से ये मूवमेंट चल रहा था। तो कुछ लोग थे अबॉलिशनिस्ट, जो ऐसा चाहते थे कि स्लेवरी को यूएसए से खत्म कर दिया जाए। ये अमेरिका के नाम पर एक धब्बा है, यूएसए के नाम पर ये एक धब्बा है और इसे खत्म करने की जरूरत है। और ये जो सेंटिमेंट है कि स्लेवरी को खत्म किया जाए, ये 1930s के बाद और भी गहराता चला गया। नदर्न स्टेट्स स्लेवरी के एक्सटेंशन के विरोध में आ गए। देखिए, अभी सवाल इस बात का नहीं था कि स्लेवरी को खत्म किया जाए कि ना किया जाए। अभी सवाल ये था कि जिन सदर्न स्टेट्स में स्लेवरी है वो तो ठीक है, लेकिन जो वेस्टवार्ड एक्सपेंशन के दौर में टेरिटरीज को स्टेट्स के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो जंगल वाला इलाका है जहां पर नए नए राज्य स्थापित किए जा रहे हैं, वहां पर स्लेवरी होगी कि नहीं होगी, दैट वाज द की क्वेश्चन। शुरुआती दौर में समझिएगा कि जो बड़ा सवाल था वो स्लेवरी को खत्म करना नहीं था, बल्कि ये था कि जो नए राज्य हैं वहां पर स्लेवरी एक्सपेंड करेगी कि नहीं करेगी। सदर्न स्टेट्स चाहते थे कि जो नई टेरिटरीज हो वहां पर स्लेवरी को जगह दी जाए ताकि वो उसका फायदा उठा सके, जबकि नदर्न स्टेट्स ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि स्लेवरी जहां है वहां बनी रहे, लेकिन कम से कम नए स्टेट्स में ये पांव ना पसारने पाए। अब इससे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। यूं तो इस अमेरिकन सिविल वॉर के कई और कारण थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कारण कहीं ना कहीं सेंटर पे आके स्लेवरी पे टिक जाता था। हम उन कारणों की चर्चा भी करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो देखिए, साउथ की इकोनॉमी डिपेंडेंट थी एंटायरली ऑन स्लेवरी, और उन्हें ऐसा लगा कि अगर स्लेवरी का एक्सपेंशन वेस्टवार्ड नहीं किया गया तो फिर तो उनकी इकोनॉमी का बैकबोन ही टूट जाएगा, और इससे इनकी इकोनॉमी जो है वो खतरे में आ जाएगी। बात और जो विवाद था वो गहराने लगा। विवाद गहराया दो टेरिटरीज पे, कैंसास और नेब्रास्का। कैंसास और नेब्रास्का दो टेरिटरीज थी वेस्टवर्ड। उनकी लोकेशन आप वर्तमान में देखें तो ये कैंसास स्टेट है आज, और ये नेब्रास्का स्टेट है। ठीक है, मतलब ये कैंसास स्टेट है और ये नेब्रास्का स्टेट है। स्टेट तो नेब्रास्का छोटा सा बनाया गया है, बट ये टेरिटरी जब थी तो ये बहुत बड़ा टेरिटरी का हिस्सा था। ठीक है, तो ये मुद्दा उठा कि जब यहाँ पे राज्य बनाया जाएगा या फिर यहाँ पर जो स्लेवरी है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इस पर विवाद गहराता चला गया। सदर्न स्टेट्स कह रहे थे स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, सदर्न स्टेट्स कह रहे थे स्लेवरी होनी चाहिए। तो ये विवाद जो था वो बढ़ रहा था। इन बिटवीन वहां की जो कांग्रेस थी उन्होंने एक एक्ट पास किया, कैंसास नेब्रास्का एक्ट, जिसके तहत ये क्लियर कर दिया गया कि इन टेरिटरीज में स्लेवरी रहेगी। ये बात तो ठीक थी, लेकिन जब ये डिसीजन आया तो उसके बाद एक विवाद छिड़ गया। मतलब जो लोग ऐसा चाहते थे कि स्लेवरी को खत्म करना है वो एक्चुअली में वायलेंट हो गए, और जो लोग चाहते थे कि स्लेवरी होनी चाहिए वो लोग भी भिड़ने लगे। तो फिर एक सीरीज ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट हुआ ब्रीडिंग कैंसास के नाम से, उसे अभी इतिहास में जाना जाता है। ब्रीडिंग कैंसास कोई एक लड़ाई की घटना नहीं थी, इसमें कई सारी घटनाएं घटी जो कि 3-4 साल के टाइम स्पैन में घटती रही, अलग अलग जगह पे मुठभेड़ होती रही। कुछ लोग जो चाहते थे स्लेवरी खत्म हो, कुछ लोग जो चाहते थे स्लेवरी ना खत्म हो। तो इसके बाद जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ तो सदर्न स्टेट्स को लगने लगा कि ये नदर्न स्टेट्स तो मानने वाले ही नहीं है। इन बिटवीन एक घटना और घटित हो गई, अपोजिशन टू एक्ट इन द नॉर्थ टू लेड टू फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। तो इसके बाद ऐसे ग्रुप्स जो चाहते थे कि स्लेवरी को खत्म किया जाए, उन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया, दैट वाज रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी इज द पार्टी जिसके पहले प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे, और वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी रिपब्लिकन पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। अब इस पार्टी ने एक मेन उद्देश्य ही बना रखा था कि स्लेवरी को वेस्टर्न टेरिटरीज में एक्सपेंड नहीं होने देना है, कम से कम वहां तो नहीं जाने देना है, और आने वाले समय में इनका एजेंडा ये भी था कि हम खत्म कर लेंगे। इन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आ गई, ड्रेड स्कॉट केस उनके पास गया। उसमें भी उन्होंने बोला कि देखिए, जो ये स्लेव्स आए हुए हैं ये अफ्रीकन्स हैं, और जो जुडिशरी है उसका काम है कि जो व्हाइट्स हैं उनके एम्बिट में रहते हुए अपना जजमेंट देना, तो वो इस मुद्दे को डिटरमाइन नहीं करेंगे कि स्लेवरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसका एक्सपेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन बिटवीन ये क्लियर था कि अब स्लेवरी का एक्सपेंशन वेस्टवार्ड हो सकता है। इसके साथ ही साथ जॉन ब्राउन नाम का एक व्यक्ति था जो कि अबॉलिशनिस्ट था, जो चाहता था कि स्लेवरी को पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। वो थोड़ा एक्टिव था, वो ऐसा चाहता था कि ये जो बातें की जा रही है सिर्फ मुंह से बोला जा रहा है बातों को, अगर हम ग्राउंड लेवल पे कुछ करना चाहते हैं तो हमें एक्टिविटी करनी होगी। उसने 1859 में एक रेड की हार्पर्स फेरी में, वो वहां का जो हथियार थे उनको लूटना चाहता था।
इस घटना के बाद जो सदर्न स्टेट्स थे उनके मन में एक नोशन चला गया कि नदर्न स्टेट जो इतनी सख्ती से स्लेवरी को खत्म करना चाहते हैं वो उनके हितों का कभी भी उनका रक्षण नहीं कर पाएंगे, हमेशा उनके हितों के खिलाफ काम करेंगे और उनका जो एक पेक्युलर इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है स्लेवरी का, ये उसको खत्म कर देंगे। कहानी 1859 पे पहुंची है। 1860 पे जब हम पहुंचते हैं तो लिंकन इलेक्शन लड़ते हैं। देखिए, अब्राहम लिंकन स्लेवरी के मुद्दे पे इसके पहले कई बार इलेक्शन हार चुके थे। वो जब भी इलेक्शन में खड़े होते थे तो उनका एक मुद्दा ये होता था कि स्लेवरी को वेस्टवार्ड एक्सपेंशन रोका जाए या फिर स्लेवरी को खत्म किया जाए, और इसी वजह से वो वोट गैदर कर नहीं पाते थे क्योंकि लोग उनके स्टैंड को सपोर्ट नहीं करते थे, तो वो बार बार हार जाते थे। लेकिन जो ये नई पार्टी बनी थी रिपब्लिकन पार्टी, इसका एजेंडा ही यही था कि स्लेवरी को वेस्टवार्ड एक्सपेंशन में रोकना है और खत्म करना है। तो उन्हें एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो कि हमेशा से स्लेवरी का विरोधी रहा हो, और लिंकन से बेहतर व्यक्ति इस पूरे एजेंडा के लिए और कोई नहीं हो सकता था। तो रिपब्लिकन पार्टी ने लिंकन को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपने उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया, और सबसे अच्छी बात कि लिंकन इलेक्शंस में जीत भी गए। इनके इलेक्शन में जीतने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपब्लिकन पार्टी का मेन एजेंडा कि वेस्टर्न टेरिटरीज में एक्सपेंशन नहीं होगा स्लेवरी का। अब्राहम लिंकन उसके 20 साल पहले से चिल्ला रहे थे कि स्लेवरी को खत्म करना है। तो सदर्न स्टेट्स को यह क्लियर था कि लिंकन इस समय अगर प्रेसिडेंट बने हैं तो इस स्लेवरी का वेस्टवार्ड एक्सपेंशन नहीं होने देंगे, आने वाले भविष्य में स्लेवरी को खत्म कर देंगे। और चूंकि जो सदर्न स्टेट्स उनका रिप्रेजेंटेशन भी सीनेट में इतना नहीं था कि वो लिंकन का विरोध कर पाए। इस चीज से बचने के लिए महज 3 महीनों में 7 स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग हो गए। साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, लुजियाना और टेक्सास, जिनको मैंने वहां पर आपको मैप में दिखा भी दिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फिर से इनकी लोकेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। साउथ कैरोलिना यहां पर है, ध्यान से देखिए, और ये है नॉर्थ कैरोलिना। सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो साउथ कैरोलिना ने ही की थी, उसके बाद मिसिसिपी, देन फ्लोरिडा, देन अलाबामा, उसके बाद जॉर्जिया, फिर लुजियाना और उसके बाद टेक्सास। ये 7 स्टेट्स अलग हुए। 7 स्टेट्स ने अलग होने की घोषणा कर दी। लिंकन ने जब ऑफिस एज्यूम किया 1861 में, मार्च 1861 में जब वो अपनी ऑफिस में आए, प्रेसिडेंट ऑफिस में आए, तो उन्हें खबर मिली कि साउथ कैरोलिना, वैसे तो साउथ कैरोलिना ने अपने आप को यूनियन सेलेक्ट कर लिया था, फेडरेशन सेलेक्ट कर लिया था, फिर भी वहां पर कई सारे जगहों पे जो फेडरेशन की फोर्सेस थी, वो मिलिट्री तो हर जगह होती है, वहां पर भी थी। तो वहां पे फोर्ट समटर है, फोर्ट समटर पे फेडरल फोर्सेस थी। साउथ कैरोलिना की जो फोर्सेस हैं उन्होंने फोर्ट समटर को घेर लिया। उन्होंने बोला कि आप यहां से चले जाओ, अब हम फेडरेशन का हिस्सा नहीं है। इन बिटवीन ये जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बाद की हम बात करेंगे। अभी 12 अप्रैल को लिंकन ने ऑर्डर दिया कि और ज्यादा फोर्सेस को भेजा जाए समटर में। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब साउथ कैरोलिना की जो आर्मी है वो कैसे फेडरल आर्मी को वहां से निकलने के लिए कह सकती है? जब वहां पर और फोर्सेस पहुंचने का आदेश मिला तो 12 अप्रैल को कन्फेडरेट आर्टिलरी ने पहली गोली दागी, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर। 12 अप्रैल 1861 जब पहली गोली चलाई गई कन्फेडरेट मिलिट्री की तरफ से, साउथ कैरोलिना की आर्मी की तरफ से, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। जो समटर के कमांडर थे मेजर रॉबर्ट एंडरसन, 2 दिन तक बॉम्बार्डमेंट चलता रहा साउथ कैरोलिना की आर्मी के द्वारा। इन्होंने भी जो भी वो कंटेन कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, उन्होंने किया। फिर इन्हें समझ में आ गया कोई मतलब नहीं है इनसे यहाँ पे बढ़ने का, इनकी जगह पे आके जबकि अलग हो चुके हैं, तो उन्होंने 2 दिन बाद सरेंडर कर दिया। उन्होंने बोला मुझे जाने दो, मुझे इस पछड़े में नहीं पड़ना है और अब तो कुछ होने वाला है नहीं। उन्होंने बोला ठीक है, ये तो पहले बोल रहे थे, चले जाओ। तो फिर वो जो एंडरसन थे वो वापस आ गए। लेकिन उसके बाद घटनाक्रम शुरू हो गया। जब यहाँ पे फोर्ट समटर से जो फेडरल फोर्सेस थी वो वापस गई, तो इससे जो कुछ और साउथ के स्टेट्स थे उनको लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि देखो साउथ कैरोलिना ने कैसे फेडरेशन की फोर्सेस को पीछे भगा दिया। तो उसके बाद वर्जीनिया, अरकानसास, नॉर्थ कैरोलिना और टेनेसी ने भी इस कॉन्फेडरेसी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इनकी लोकेशन भी हम पहले देख चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। वर्जीनिया यहाँ पर है, देखिए, ये है अरकानसास, दैट इज टेनेसी, और ये है नॉर्थ कैरोलिना। तो इन लोगों ने भी फिर से ज्वाइन कर लिया इस कॉन्फेडरेसी को, और उसके बाद इन्होंने अपना एक अलग से राज्य या एक अलग से देश बना लिया इन सभी 11 स्टेट्स ने मिलकर। कुछ और बॉर्डर स्लेव स्टेट्स थे जहां पर स्लेवरी इंपॉर्टेंट थी, वो तो फंसे हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो करें क्या, किधर जाए, सदर्न स्टेट्स की ओर जाएं, सदर्न स्टेट्स की ओर जाएं, जैसे कि मिजोरी, केंटुकी और मैरीलैंड। लोकेशन देखना चाहते हैं तो देखिए, ये है मिजोरी, ये है केंटुकी और यहाँ पर है मैरीलैंड। एमडी लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर है बट देख लीजिए। तो ये जो स्टेट्स थे ये बॉर्डर स्टेट्स थे, यहाँ पर स्लेवरी थी, लेकिन चूंकि ये नॉर्थ से बहुत ज्यादा अलाइन थे तो उनके लिए ये संभव नहीं हो पा रहा था कि सदर्न स्टेट्स के साथ जाएं। तो हालांकि सदर्न स्टेट्स के साथ आए तो नहीं, लेकिन इनकी सिंपैथी थी सदर्न स्टेट्स के साथ, ये सच्चाई है। ठीक है, तो बॉर्डर स्लेव स्टेट्स की हमने बात कर ली। सरफेस पे आपको ऐसा लग सकता है कि सदर्न स्टेट्स क्या ही टिक पाएंगे अदर स्टेट्स के सामने, क्योंकि इधर नॉर्थ की तरफ 23 स्टेट्स हैं, उनके पास काफी एडवांटेज है, पॉपुलेशन ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, आर्म्स का भी प्रोडक्शन ज्यादा है, रेल रोड कंस्ट्रक्शन बेहतर है, कैसे लड़ पाएंगे? लेकिन जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स थे उनके पास भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, बेस्ट सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, तो वो भी अच्छी लड़ाई लड़ सकते थे। तो मतलब लड़ाई तो लड़ी जानी थी, और ये लड़ाई एक तरफा नहीं थी, शुरुआत से ये नहीं कहा जा सकता। जब लड़ाई काफी लंबे समय तक चलती रही, किसी फ्रंट पे कॉन्फेडरेट आर्मी जीत रही है, किसी फ्रंट पे फेडरल आर्मी जीत रही है, इन बिटवीन लिंकन को एक बात समझ में आ गई कि अब देखिए सिचुएशन ये थी कि जो सदर्न स्टेट्स थे वहां पर स्लेव्स बहुत ज्यादा थे, तो आर्मी में स्लेव से कई तरीके से सर्विस ली जा रही थी। जैसे लड़ाई लड़ने के लिए तो सोल्जर जा रहे थे, बाकी सारे काम तो स्लेव से ही करवाए जा रहे थे। तो सदर्न स्टेट्स की कमर तोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका था कि स्लेव्स को वहां से हटा दिया जाए, और इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन किया गया। उसके पहले देखिए एंटिएटाम में एक विक्ट्री हुई थी फेडरल आर्मी की, यूनियन की जो एक यूनियन था उसकी विक्ट्री हुई थी। एक और यूनियन पूरा तैयार था, लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी ओर कन्फेडरेसी लड़ाई लड़ रही थी। तो यूनियन की जो विक्ट्री हुई एंटिएटाम में 17 सितंबर 1862 को, उसके बाद उनका जो एक उत्साह था वो थोड़ा बढ़ा, और इसका फायदा उठाया, इस मौके का फायदा उठाया अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि बहुत ही जल्द वो सभी स्लेव्स को आजाद कर देंगे जो कि ऐसे स्टेट्स में हैं जो रेबेलियन स्टेट्स हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं यूनियन के खिलाफ। और 1 जनवरी
1863 को इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन की गई अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन था। इसके द्वारा स्लेवरी को खत्म नहीं किया गया था। इसके द्वारा सिर्फ ये कहा गया था कि ऐसे रेबेलियन स्टेट्स जो यूनियन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर जो भी स्लेव्स हैं वो आजाद हैं। अगर वो स्लेव्स भागकर नॉर्थ में आ जाते हैं तो वो आजाद हैं। अगर वो ऐसे एरिया में है जहां पर जो आर्मी है, जो यूनियन आर्मी है, वो जीत हासिल कर लेती है, तब भी वो आजाद हो जाएंगे। हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, क्योंकि देखिए जब ये सिविल वॉर शुरू हो गया, हालांकि मुद्दा तो लिंकन का ये था कि स्लेवरी को खत्म करना है या स्लेवरी को वेस्टवर्ड एक्सपेंशन रोकना है, बट जब ये सिविल वॉर शुरू हुआ तो उनका मुख्य उद्देश्य यूनियन को बचाना। अगर स्लेवरी अबॉलिश ना करने की शर्त पे यूनियन बच जाता तो वो यूनियन को पहले बचाते, ये वाला काम वो बाद में करते। लेकिन इसे एक वॉर टाइम मेजर के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ स्लेव स्टेट्स भी थे जो कि यूनियन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको भी तो जस्टिफिकेशन देना था ना। तो उनसे ये कहा गया कि इन स्टेट्स में स्लेवरी को खत्म नहीं किया जा रहा है, केवल उन स्टेट्स के स्लेव को आजाद किया जा रहा है जो रेबेलियन स्टेट्स हैं, ताकि उनकी कमर तोड़ी जा सके, उन्हें कमजोर बनाया जा सके। एक्चुअली में ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है, ये एक वॉर टाइम मेजर था। इससे लीगली स्लेव्स को यूनिवर्सली आजाद नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने वो काम किया जो अब्राहम लिंकन ने सोचा था, क्योंकि इसके बाद स्लेव्स ने साउथ से भागकर नॉर्थ में आना शुरू कर दिया। इससे कन्फेडरेसी में लेबर फोर्स की कमी होने लगी। इसके अलावा कई सारे फ्रंट्स पर जहां आर्मी लड़ाई लड़ रही थी, जब स्लेव्स को ऐसा लग जाता था कि यूनियन जीत जाएगा, तो वो यूनियन की तरफ से लड़ने लगते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब यूनियन जीतेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। तो इससे कन्फेडरेसी को कमजोर करने में जो लिंकन की स्ट्रेटजी थी वो बहुत अच्छे से काम भी आई। रिजल्ट ये निकला कि लगभग, अच्छा ये भी कहा गया था कि जो स्लेव्स साउथ से भाग के नॉर्थ में आ जाएंगे, उनको पेड सर्विस में, पेड जॉब भी दी जाएगी आर्मी में, मतलब वो जॉब भी कर सकते हैं। रिजल्ट ये निकला कि 1,86,000 ब्लैक सोल्जर्स ने यूनियन आर्मी को ज्वाइन किया 1865 में, जब तक वॉर कंप्लीट हुआ तब तक की बात कर रहे हैं, जिसमें से 38,000 ने अपनी लाइफ भी खोई, ये भी सच्चाई है। और अंत में जब ये सिविल वॉर खत्म हुआ तो 30th अमेंडमेंट पास किया गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कांग्रेस के द्वारा 2/3 वोट के जरिए 31 जनवरी 1865 को, और दिसंबर 6 1865 को सभी स्टेट्स ने उसको क्लियर तौर पे रेटिफाई किया और स्लेवरी को लीगली अबॉलिश कर दिया गया। तो स्लेवरी तो बाद में खत्म हुई, लेकिन इसके पहले जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था 1 जनवरी 1863 का, ये एक वॉर टाइम मेजर था, जिसका उद्देश्य कन्फेडरेसी की जो आर्मी है, जो कन्फेडरेशन आर्मी है, उसकी कमर को तोड़ना था, और ये सक्सेसफुल भी रहा। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई रही बैटल ऑफ गेटिसबर्ग। लड़ाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि एक शॉट में ऐसी लड़ाई लड़ी जाए कि सामने वाले को लगभग खत्म कर दिया जाए। और बैटल ऑफ गेटिसबर्ग यूनियन आर्मी की तरफ से लड़ा गया एक ऐसा ही वॉर था, एक ऐसा ही बैटल था जो कि वॉर के हिस्से होते हैं। इसे 1 से 3 जुलाई 1863 के बीच लड़ा गया था। इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो सदर्न स्टेट्स थे या कन्फेडरेट आर्मी थी, उससे सोल्जर्स मारे गए। ये पेंसिल्वेनिया के गेटिसबर्ग में एक बैटल लड़ा गया था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटी, जो कई सारे बैटल्स लड़े गए थे इस पूरे सिविल वॉर के दौरान, इसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। अल्टीमेटली इस बैटल में जो यूनियन आर्मी थी उसको जीत हासिल हुई, और कहा जाता है कि एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद जो कन्फेडरेट आर्मी कमजोर हुई, वो कमजोर ही होती चली गई, वो उबर नहीं पाई इस वॉर के बाद। इसके 4.5 महीने के बाद गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने एक स्पीच दी। दैट वाज वन ऑफ द ग्रेट स्पीच इन द नोन हिस्ट्री, और इसी में पहली बार डेमोक्रेसी को अब्राहम लिंकन के द्वारा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल माना गया था। गेटिसबर्ग एड्रेस हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे 19 नवंबर 1863 को अब्राहम लिंकन के द्वारा गेटिसबर्ग में दिया गया था, जहां पर उन्होंने ट्रिब्यूट दिया उन लोगों को जिन्होंने इस पूरे गेटिसबर्ग के वॉर में लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने यूनियन आर्मी को जीत दिलाई। और उन्होंने अंतिम लाइन के रूप में कहा, दिस नेशन अंडर गॉड शैल हैव अ न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। हालांकि इस स्पीच को वो महत्व उस समय नहीं मिला, जब बाद में लोगों ने इस स्पीच को पढ़ा तो इसके महत्व को समझा कि लिंकन ने क्या कहा था और उनका वास्तविक मतलब क्या था। अल्टीमेटली ली, जो कि कन्फेडरेट आर्मी को लीड कर रहे थे, उन्होंने 9 अप्रैल 1865 को नॉर्दर्न वर्जीनिया में मैकलेन हाउस के पास सरेंडर किया, और इसके साथ ही जो सिविल वॉर था वो खत्म हो गया। हालांकि बहुत ही अनट्रेडिशनल जेस्चर में ली को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको पूरी रेस्पेक्ट के साथ उनके हथियार और घोड़े के साथ जाने दिया गया। उद्देश्य यही था कि जो कन्फेडरेट स्टेट्स हैं उनको यूनियन में विद रेस्पेक्ट मिलाया जा सके, फिर से कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। हालांकि उसके कुछ दिन बाद, यानी कि 14 अप्रैल 1865 को प्रेसिडेंट लिंकन को जॉन विल्क्स बूथ, जो कि एक अमेरिकन एक्टर था, उसने प्रेसिडेंट लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी। वो सदर्न सिंपैथाइजर था, जो सदर्न स्टेट्स की ओर सिंपैथी रखता था। बाद में जो यूनियन आर्मी थी उसने इस व्यक्ति को पकड़कर इसको गोली मार दी। ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी उसमें 4 और लोगों को भी फांसी चढ़ाया गया। हालांकि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में जो एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे प्रेसिडेंट लिंकन, उन्होंने इस संसार से अलविदा कहा। बाकी इस पूरे अमेरिकन सिविल वॉर के क्या कॉज रहे, पूरे घटनाक्रम को ब्रीफ में और क्या सिग्निफिकेंस रहा, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।